वेरी वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संदीप योगी आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस लगातार प्रतिदिन करते आ रहे हैं और राइज ऑफ ब्रिटिश पावर हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज, उसमें से हम लोगों ने अब तक अंग्रेजों की बंगाल विजय, बंगाल पर किस प्रकार उन्होंने नियंत्रण किया, पहले प्लासी के युद्ध में सफलता पाई, फिर बक्सर के युद्ध में, इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद की 2 संधियां की, उनका भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और इलाहाबाद की संधि के बाद उन्होंने बंगाल पर किस प्रकार रूल्स किया जाए इसके संबंध में डिस्कशन के बाद क्लाइव के वापस आने के बाद एक द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में लागू की और इस द्वैत शासन प्रणाली ने बंगाल को पूरी तरह से कंगाल कर दिया दोस्तों, और बंगाल को बर्बाद कर दिया। जो एक समृद्ध बंगाल, संपन्न बंगाल था, वह एक तंगहाली और भूखमरी और अकाल का बंगाल में तब्दील हो गया। उसकी अंग्रेजों की द्वैत शासन प्रणाली कुव्यवस्था ने बंगाल को अस्त व्यस्त और बदहाली की स्थिति में लाकर पहुंचा दिया और बंगाल का जमकर शोषण किया और अपने आर्थिक लाभ के लिए भारत में लाशों के साथ भी गुजरने से अंग्रेजों ने परहेज नहीं किया और भूखमरी और गरीबी में बंगाल को धकेल दिया। बंगाल को अंग्रेजों ने जीतने के बाद अब उसकी नज़र और एक बहुत ही गौरवशाली राज्य की ओर गया और वो था हमारा मैसूर, दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य मैसूर। तो मैसूर को उन्होंने किस प्रकार जीता, और मैसूर को जीतने के लिए उन्होंने 4 युद्ध लड़े। और मैसूर की जो कहानी है, अंग्रेजों के साथ जो मुकाबला होता है, उसमें एक बाप और एक बेटी हैदर अली और टीपू सुल्तान पे पूरी कहानी आके, पूरी कहानी जो है, पूरा जो युद्ध है वो तो बाप बेटों पे ही आके खत्म होती है और बाप बेटे से ही वो शुरू होती है। तो हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, अंग्रेजों के मैसूर विजय के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले मैसूर की जो आरंभिक स्थिति थी उनके बारे में भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस दौर में जो मैसूर राज्य था, एक समय विजयनगर साम्राज्य जो मध्यकालीन भारत में, दक्षिण भारत में हुआ करता था, उसके विखंडन, उसका जो कि विखंडन हो गया। मिडाइवल इंडिया अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल जान रहे होंगे। 1565 में 1565 में तेलीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर का विघटन हो गया और जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था उसका पतन हो गया। किस युद्ध में? तेलीकोटा का युद्ध, या इसे राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध बोला जाता है। ये युद्ध 1565 में हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया। तो उन्हीं के विघटन के फलस्वरूप उन्हीं क्षेत्र में जो कि मैसूर राज्य का निर्माण होता है। और मैसूर राज्य जो वर्तमान हमारा जो राज्य है कर्नाटक की भूमि, वहीं पे उस दौर में मैसूर राज्य हुआ करता था। और मैसूर राज्य का जो गठन हुआ, जिसके आरंभिक जो राजवंश थे उसका नाम था वाडियार वंश। वाडियार वंश के नेतृत्व में मैसूर राज्य की स्थापना होती है और इसी वाडियार वंश के एक शासक हुआ करते थे चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति थे, नंदराज और देवराज। ये दोनों उसके प्रमुख सेनापति थे और नंदराज के ही अधीन हैदर अली नाम का एक सैनिक हुआ करता था जो काफ़ी प्रतिभाशाली था और वो अपनी प्रतिभा के दम पर जल्द ही नंदराज के काफ़ी करीबी हो गया और वह अपने पद में तरक्की पाता गया और इतना प्रभावी हो गया कि उन्होंने 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना अपने दम पर कर ली। वो कहाँ? डिंडीगुल में। और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस शस्त्रागार की उन्होंने स्थापना की और उनका मन इतना बढ़ गया, उन्होंने अपने ही सेनापति जो थे नंदराज, इसकी वो हत्या कर देता है। कब? 1760 में। नंदराज की हत्या करने के बाद वो पहले सेनापति बनता है और फिर स्वतंत्र शासक बन जाता है मैसूर का।
तो हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है और उनकी जो प्रगति है, उनका जो आगे बढ़ने का जो स्पीड है, जो उनकी तरक्की है, उनको देख के उनके जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हैदराबाद के निजाम हो या दक्षिण भारत के मराठा हो, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, उनसे जलन लगने लगते हैं। वो डर जाते हैं कहीं वो अब हमारे राज्य पे अटैक ना कर दे और हमें भी ना जीत ले। तो पड़ोसी राज्य चिंतित थे और अंग्रेज भी परेशान थे। अंग्रेजों को भी लगता था कि हम अब बंगाल को तो जीत ही चुके हैं। मैसूर जो कि एक बंदरगाह शहर था, दक्षिण भारत समुद्र के किनारे था, तो बंदरगाह शहर था। अगर हम मैसूर को जीत लें, अंग्रेज सोचते थे अगर हम मैसूर को जीत लें तो जो हमारा माल एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा वो समुद्री मार्ग से लाना और ले जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसीलिए मैसूर पर वो अंग्रेज नियंत्रण चाहते थे। इसी कड़ी में अंग्रेज कोई न कोई उपाय में लगे थे कि किस प्रकार मैसूर पर कब्जा किया जाए और मैसूर को अपने नियंत्रण में लिया जाए। इसी लालच और इसी ईर्ष्या और इसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में 4 युद्ध होते हैं दोस्तों, अंग्रेजों और मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें कि जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में उसे आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर जो राज्य था, अंग्रेजों और मैसूर राज्य का जो युद्ध है वो 4 युद्ध हुए समय समय पे, और चारों युद्ध के बाद अंततः मैसूर ब्रिटिश जो क्षेत्र थे उसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया और सहायक संधि करके मैसूर को अपने नियंत्रण में कर लिया गया। तो इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। 1767 से 69, 1767 से 69 के बीच। और इसमें इस युद्ध के पहले अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, मराठे जो कि उसे पता था कि वो मैसूर के विरोधी हैं और निजाम जो कि मैसूर के विरोधी हैं, मैसूर से ईर्ष्या करते हैं। अंग्रेजों की ये नीति बंगाल से ही रही है दोस्तों। वहाँ पर उन्होंने सिराज के दुश्मनों को अपने तरफ मिलाया और सिराज को हराया। तो अंग्रेजों की नीति ही है, कूटनीति थी। उन्होंने सबसे पहले हैदर अली के दुश्मनों का पता किया, आखिर उनसे नफरत कौन करते हैं, उनके विरोधी गुट में कौन कौन है। तो उसे निजाम और मराठे को अपने तरफ कर लिया। निजाम, मराठा और अंग्रेज तीनों एक हो गए। उन्होंने हैदर अली के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और इस युद्ध में परिस्थिति बदलने में भी देर नहीं लगी। हैदर अली कूटनीति में माहिर था। उन्होंने बाद में क्या किया, जो निजाम थे उसे कुछ क्षेत्र देने का लालच और मराठों को कुछ पैसा देने का लालच देकर उसे फिर से अपने पक्ष में कर लिया। हैदर अली ने अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेजों अकेले हो गए फिर से। तो कूटनीति का जवाब हैदर अली ने कूटनीति से दिया। जो निजाम और मराठे पहले अंग्रेजों की तरफ से हैदर अली के खिलाफ थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में वो हैदर अली के साथ आ गए, निजाम और मराठे, और इससे अंग्रेजों की हार हो गई। और वो अंग्रेज जिन्होंने पलासी को जीता, बक्सर में भारतीय त्रिगुट को हरा दिया, आज वही अंग्रेज हैदर अली से हार गया, जो उसके लिए काफ़ी अपमानजनक थी। और एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, मद्रास की संधि 1769 में। और इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसके तहत अंग्रेजों को ये आश्वासन देना पड़ा कि भविष्य में अगर मैसूर से कोई युद्ध करेगा तो अंग्रेज उसके साथ देंगे, अंग्रेज उसके साथ रहेगा। और इसी संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए जो प्रदेश थे उसे वापस कर दिया, जीते हुए प्रदेशों को उन्होंने वापस कर दिया। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, आप इस डेट को, इस ईस्वी को याद रखिएगा। इसके बाद इसमें क्या हुआ, इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, मद्रास की संधि 1769 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप लोग याद रखेंगे 2 पॉइंट। अब चलते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया। अब दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि किस प्रकार बनती है और उस युद्ध में क्या क्या घटनाएं होती है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच, ये 1780 से 1784 के बीच। इस युद्ध की पृष्ठभूमि ऐसे बनती है, इसका कारण ऐसे बनता है कि 1771 में मराठों ने मैसूर पे आक्रमण कर दिया। और मराठों ने जब मैसूर पे आक्रमण कर दिया, दोस्तों, तो क्या हो गया, मराठों ने जब मैसूर पे आक्रमण किया तो जैसे इलाहाबाद की संधि के तहत, ये इलाहाबाद नहीं, मद्रास की संधि, हाँ, मद्रास की संधि के तहत ये जो प्रावधान किया गया था कि मद्रास की संधि के तहत ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई मैसूर पे अटैक करेगा तो अंग्रेज इसका साथ देंगे। लेकिन जब मराठों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। इसके कारण हैदर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति कड़वाहट आ गई और दोनों के रिश्ते फिर से खराब होना प्रारंभ हो गए। तो इस बार क्या हुआ, पिछले जो हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उस दौर में ही हैदर अली के साथ निजाम और मराठे आ चुके थे। अब निजाम मराठे साथ थे हैदर अली के, इन तीनों ने मिलकर 1780 में क्या कर दिया, अंग्रेजों पे अटैक कर दिया और कर्नल बेली को इन तीनों ने मिलकर हरा दिया। तो अंग्रेजों को लग गया कि अगर ये तीनों साथ रहें तो उसे जीतना आसान नहीं है। और अर्काट पे हराकर, अर्काट एक क्षेत्र था, अर्काट पे हैदर अली ने अधिकार कर लिया। दोस्तों, अर्काट पे हैदर अली ने अधिकार कर लिया और किसे हरा दिया, कर्नल बेली को हरा दिया और अर्काट को जीत लिया। और ये त्रिगुट उस वक्त साथ थे, इसलिए बड़े आसानी से हरा दिया। अर्काट पर हैदर का अधिकार हो गया। तो अंततः जब अंग्रेजों को लगा कि इनको किसी तरह तोड़ना होगा तो आयरकुट को भेजा गया। आयरकुट जो अंग्रेज कर्नल थे, आयरकुट ने बड़े ही कूटनीतिक तरीके से फिर से इन तीनों को अलग कर दिया। निजाम और मराठे जो थे हैदर अली से अलग हो गए। अलग होने के बाद भी हैदर अली ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने युद्ध जारी रखा। लेकिन दुर्भाग्य से वह 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में आयरकुट से हार जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, किस युद्ध में हैदर अली हार जाते हैं, तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली हार जाते हैं। कब, 1781 में। तो अपनी हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपनी हार और शौक की पीड़ा, चिंता से वो बीमार हो जाते हैं और 1782 में उसकी, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। युद्ध के दौरान ही, उस वक्त युद्ध समाप्त नहीं हुआ रहता है, इसी दौर में हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है, उसके जो पुत्र हैं टीपू सुल्तान नेतृत्व संभालते हैं और वो युद्ध को जारी रखते हैं। लेकिन युद्ध को जारी तो थी, लेकिन और निर्णायक दौर में ही दोनों में किसी की जीत हार नहीं हो पा रही थी। इसी को देखते हुए मंगलोर की संधि हो जाती है 1784 में। और मंगलोर की संधि एक तरह से समझिए कि युद्ध बराबरी के स्तर पर समाप्त हो जाता है, और मंगलोर की संधि के से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। जैसे कि मैंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में डिस्कस किया क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किस कर्नल को भारतीय त्रिगुट ने हरा दिया, तो कर्नल बेली को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने प्रारंभिक सफलता के रूप में किस क्षेत्र को जीता, तो अर्काट को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किस अंग्रेज सेनापति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आयरकुट ने। हैदर अली को किसने हराया, तो वो भी आयरकुट। हैदर अली किस युद्ध में हारा, पोर्टो नोवा के युद्ध में। कब हारा, 1781 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 1782 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर का नेतृत्व किसने किया, टीपू सुल्तान ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, किस संधि से हुई, मैंगलोर की संधि। कब हुई,
1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। इतने सारे क्वेश्चन इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से बन सकते हैं। जितना भी मैंने डिस्कशन किया आप इसे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, तो आपके लिए बाद में एग्जाम के समय में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए, हम लोग जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बराबरी पे समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों की इच्छा क्या थी कि मैसूर को पूरी तरह जीत लेना है, मैसूर को नस्ताबूद कर देना है, और मैसूर पे जैसे बंगाल पे अधिकार किया वैसे ही वो मैसूर पे अधिकार करना चाहते थे। लेकिन उसकी ये तमन्ना भी पूरी हुई थी क्या? नहीं हुई थी। इसीलिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होना ही था, और बिल्कुल हुआ भी, और टीपू भी असंतुष्ट था। टीपू भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मैंगलोर की संधि हुई उससे वो संतुष्ट नहीं थे। इसलिए दोनों ही पक्षों की तरफ से असंतुष्टि की भावना थी, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि उसी वक्त लिख दी गई थी। जैसा कि टीपू मंगलोर की संधि से असंतुष्ट था, वो संतुष्ट नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को हराने के लिए अब दूसरी रणनीति अपनाई। यहाँ तो निजाम और मराठों का कोई भरोसा था नहीं, निजाम कभी इनके साथ तो कभी अंग्रेजों के साथ हो जाते थे, मराठियों का भी वही हाल था। इन्होंने क्या किया, अब जो अंग्रेजों के जो दुश्मन थे उससे साठगांठ बढ़ाना शुरू किया। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, तो यूरोप में ही उन्होंने क्या किया, अब संपर्क बढ़ाना स्टार्ट किया, और इंटरनेशनल लेवल पर अंग्रेजों को घेरने का प्रयास किया टीपू सुल्तान ने। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का जो कहते हैं खानदानी दुश्मन फ्रांस से संपर्क बनाया, कुस्तुनतुनिया से संपर्क बनाया, और पत्राचार किया, दूत भेजा, और उनसे अंग्रेजों के खिलाफ सहायता मांगा। मतलब दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त समझकर टीपू ने ये रणनीति चली, और इसको देखकर अंग्रेजों आग बबूला हो गए। अंग्रेज को लगा कि नहीं, अब तो टीपू का जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये इसका मन बढ़ते जा रहा है, और कहीं ये इन्होंने अगर साथ ले लिया फ्रांस का तो क्या होगा, अंग्रेजों को दिक्कत हो जाएगा, और कहीं उसका साम्राज्य यहाँ से उखड़ न जाए। इसीलिए अब अंग्रेज भी जल्द से जल्द टीपू से निपटना चाह रहे थे, क्योंकि टीपू फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर रहे थे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए। और इसी को देखते हुए अब युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। इसी बीच में क्या करते हैं, टीपू ने 1789 में ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कॉर्नवालिस, उस वक्त जो गवर्नर जनरल बन चुके थे वो कॉर्नवालिस बन चुके थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय में वारेन हेस्टिंग्स थे, तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आ चुके थे। इसी में कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने इसके प्रतिक्रिया में वेलूर और बेंगलोर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, तो कॉर्नवालिस ने बेलूर और बेंगलोर क्षेत्र को जीत लिया। अंग्रेजों ने पुनः हैदराबाद के निजाम और मराठों के सहयोग से श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण किया। अब उन्होंने क्या किया, फिर से अपना त्रिकूट बनाया, अंग्रेज, कॉर्नवालिस, निजाम और मराठा, और जो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम, उस पर अटैक कर दिया। श्रीरंगपट्टम पर अटैक कर दिया और श्रीरंगपट्टम का मजबूत घेराबंदी कर दिया, ताकि टीपू को बाहर से कोई मदद ना मिल सके और टीपू यहाँ से भाग भी नहीं सके। इस तरह का किलेबंदी कर दिया श्रीरंगपट्टम का। तो इससे क्या होगा, टीपू विवश हो गया, और 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू को करनी पड़ी। श्रीरंगपट्टम की संधि मजबूरी में करनी पड़ी, और इस श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई, 1792 में, 1792 में। और ये संधि एक तरह से टीपू के लिए अच्छा नहीं था, मैसूर के लिए अच्छा नहीं था, ये अपमानजनक संधि थी उनके दृष्टिकोण से। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि आखिर श्रीरंगपट्टम की संधि में क्या हुआ था। तो श्रीरंगपट्टम की संधि जो थी उसमें ये 3 महत्वपूर्ण शर्तें थी, इसे आपको याद रखना चाहिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला, जैसा कि टीपू बैक फुट पे था और यहाँ पे फ्रंट फुट पे मैसूर आ गया था, अंग्रेज फ्रंट फुट पे अंग्रेज था, तो अंग्रेज आगे आ चुके थे, इसीलिए अंग्रेजों के पक्ष में ही ये संधि होनी थी। इसी में क्या हुआ, टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा अंग्रेजों को, जीते हुए पक्ष को आधा राज्य देना पड़ा श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत। इसके साथ ही अंग्रेज, जो कि हमेशा उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ था, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया भाइयों, जैसा कि उन्होंने अवध से भी वसूला था
50 लाख जुर्माना, याद है ना इलाहाबाद की द्वितीय संधि में। इसी तरह यहाँ पर भी उसको पैसा चाहिए, युद्ध हार जाना में 3 करोड़ वसूला। किससे? टीपू से। बोला 3 करोड़ आपको देना होगा हरजाना में। लेकिन टीपू ने कहा इसे बाद में देंगे। तो बाद में बोला कि अगर आप देते हैं अपने 2 पुत्रों को बंधक रखिए, जब आप 3 करोड़ दे दीजिएगा तब आपके पुत्रों को छोड़ देंगे। तो इतनी खतरनाक संधि अंग्रेजों ने की टीपू के साथ। इसके बाद क्या हो गया? संधि के बाद हमें ये भी डिस्कशन करना चाहिए कि आखिर जो क्षेत्र मिला, आधा राज्य मिला, इसको इन्होंने आपस में जो अंग्रेजों का त्रिगुट था, अंग्रेज, निजाम और मराठे, उनके बीच भी आपस में लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो किसको क्या क्या मिला? अंग्रेज को क्या मिला, निजाम को क्या मिला और मराठों को क्या मिला, इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजों को ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप देखिएगा कि अंग्रेजों को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र नहीं मिला था? तो उसे 3 सा क्षेत्र मिला था, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्षेत्र दे देगा और इसमें आप फंस जाएंगे अगर तीनों याद नहीं रखेंगे तो। इसीलिए आप याद रखेंगे अंग्रेजों को 3 क्षेत्र मिला, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार। डिंडीगुल उन्होंने ले लिया जो कि शस्त्रागार था जहाँ पे। तो अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, बहुत ही कूटनीतिक रूप से माहिर थे। तो जो बंटवारा हुआ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार, अंग्रेजों ने ले लिया। मालाबार जो कि बंदरगाह क्षेत्र था, बारामहल उपजाऊ क्षेत्र था, मतलब हर क्षेत्र को जो उपजाऊ क्षेत्र था बारामहल वो भी ले लिया। डिंडीगुल शस्त्रागार का केंद्र था वो भी ले लिया। मालाबार जो कि तटीय शहर था, बंदरगाह शहर था, उसे भी ले लिया। और इन लोगों को क्या दिया? मराठा को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दे दिया, इसको कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया। बस इन लोगों को किसी तरह फुसलाना नहीं बोलते हैं, बहलाना, बहला दिया और हाथ में नहीं बोलते टॉफी थमा दिया कि जाइए आप लोग साथ थे तो आप लोग भी लीजिए संतावना पुरस्कार। लेकिन मैन एरिया को ले लिया। इसीलिए कॉर्नवालिस ने इसको कहा भी था, इस संधि के बाद उन्होंने ये कहा भी, और ये कथन पूछा गया एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कॉर्नवालिस ने कहा, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। मतलब इस तरह से हमने डिवीजन किया कि मित्र को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिए और जो शत्रु है उसको तो पंगु कर ही दिए। तो कॉर्नवालिस का ये कथन याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है निम्नलिखित में ये कथन किसका है? अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। तो ये कथन कॉर्नवालिस का है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इसमें क्या हो गया? मैसूर की स्थिति बैकफुट पे आ गई, टीपू सुल्तान की स्थिति खराब हुई, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। अंग्रेज अब आगे थे और मैसूर पीछे था। तो हैदर अली का दौर में जबकि मैसूर आगे थे, जबकि टीपू के दौर में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो गया? टीपू पीछे हट गए, जबकि द्वितीय में बराबरी पे खत्म हुआ था। पहला में मैसूर जीता, दूसरा में बराबरी और तीसरा में मैसूर हारा तो पूरी तरह नहीं, संधि हुआ, उसका विलय नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से उनकी स्थिति खराब हो गई और ये संधि उनके लिए अपमानजनक थे मैसूर के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि फाइनल आंग्ल मैसूर युद्ध है, और इसके साथ ही ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध का दौर है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सहायक संधि, जिसे हम लोग आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो सहायक संधि के माध्यम से हर भारतीय राज्य को अंग्रेजों के नियंत्रण में करना चाहते थे। अंग्रेजों के नज़र में उसे पूरी तरह कंट्रोल में रखना चाहते, उसको पंगु बनना चाहते थे। जैसा कि कॉर्नवालिस ने कहा अपने शत्रु को पंगु बना दिया, उसी तरह वो चाहते थे भारतीय राज्य पंगु बन जाए, मतलब असहाय, निसहाय हो जाए, वो अंग्रेजों पे निर्भर हो जाए। इस तरह की वो रणनीति के तहत सहायक संधि करते थे विभिन्न राज्यों से, और इसी तक का प्रस्ताव उन्होंने टीपू को दिया, क्योंकि टीपू की स्थिति खराब थी। वो पिछले युद्ध में उनकी स्थिति जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था अच्छी नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए वेलेस्ली ने आते ही टीपू पर प्रेशर डाला कि आप हमारी सहायक संधि को स्वीकार कर लीजिए और हमारे सानिध्य में आ जाइए और आप राज्य कीजिए। लेकिन अंग्रेजों को टीपू ने कहा कि मैं सहायक संधि स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि टीपू सुल्तान का ये कथन आप लोग बहुत सुने ही होंगे कि क्या कथन था उनका?
100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जीना। और इस सोच के साथ जो इंसान चलेगा वो तो पिछलग्गू बन के और किसी के कंट्रोल में रह के तो नहीं जिएगा। वो स्वतंत्र जीना चाहता था, उसे स्वतंत्रता पसंद था, उसे आज़ादी पसंद था। इसलिए उन्होंने सहायक संधि के प्रपोजल को ठुकरा दिया दोस्तों। उन्होंने कहा मैं सहायक संधि में आपके साथ बंध के एक कमज़ोर का जीवन नहीं जी सकता। और सीधे उन्होंने फिर से युद्ध के लिए ललकारा और फिर से युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच, टीपू सुल्तान के बीच। और इसी युद्ध में श्रीरंगपट्टम का युद्ध हुआ जिसमें कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार बाप और बेटे का स्टोरी का द एंड हो गया। मैसूर से ये दो महान जो थे कई लड़ाकू वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अब अंग्रेज़ों के लिए आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। उन्होंने क्या किया, वाडियार वंश की एक छोटे से अल्पायु बच्चे कृष्णराज द्वितीय से वो क्या करता है, सहायक संधि कर लेता है। जब टीपू सुल्तान हार जाता है और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने क्या किया, मैसूर पर सहायक संधि का प्रेशर डाला। और इस सहायक संधि के तहत उन्होंने वाडियार वंश का एक छोटा सा अल्पायु बालक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बिठा दिया और उसके साथ सहायक संधि कर लिया। तो ये था हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चारों युद्ध को हम लोग देख चुके हैं। अगर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या क्वेश्चन बन सकता है तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था, सहायक संधि का प्रस्ताव और स्वीकार करना टीपू द्वारा। टीपू की मृत्यु कब हुई, 1799 में। किस युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद सहायक संधि अंग्रेजों ने किसके साथ थी कि कृष्णराज द्वितीय। और ये किस वंश से संबंधित थे, तो वाडियार वंश से संबंधित थे। इतने क्वेश्चन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे टीपू से जुड़े हुए, क्योंकि टीपू का भारतीय इतिहास में एक अलग ही स्थान है। और इससे अक्सर टीपू से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि टीपू ने कुछ यूनिक ही काम किया था। वो यूनिक तरह के इंसान थे, अलग तरह के इंसान थे, अद्वितीय टाइप की उनका सोच था, उनका दूरदर्शी विजन था, जो कि उस दौर में बहुत कम शासकों के पास हुआ करता था। इसलिए टीपू कुछ अलग और कुछ यूनिक काम उनके द्वारा किया गया है। इनको हमको देखना चाहिए। सो मैंने उनके सारे कार्यों को, सारे विशेषताओं को कुछ पॉइंट्स में बांटा है और इन पॉइंट्स से एक एक पॉइंट से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। इस एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि टीपू कई भाषाओं का जानकार था। कितने भाषा जानते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, ये भाषा के वो जानकार थे। मतलब वो एक विद्वान व्यक्ति भी थे, पढ़े लिखे थे। इसके साथ ही वो ऐसा शासक था जिन्होंने नई मुद्रा चलाई, नए सिक्के चलाए, नई माप तोल की प्रणाली चलाई, नया कैलेंडर भी चलाया। तो किस सुल्तान ने, अगर पूछा जाए नई मुद्रा, नए सिक्के, नए माप तोल, नया कैलेंडर चलाया, तो वो टीपू सुल्तान था। अगला, सेना का यूरोपीय मॉडल विकसित किया। ये भी क्वेश्चन आया है बहुत सारे एग्जाम में। किस शासक, निम्नलिखित में किस शासक ने सेना का यूरोपीय मॉडल विकसित किया था, तो टीपू सुल्तान। मंगलोर में डॉकयार्ड बनाया, उन्होंने बंदरगाह भी बनाया। मंगलोर में उन्होंने डॉकयार्ड बनाया, पोत निर्माण केंद्र। डॉकयार्ड के निर्माण किया था, किसने किया था, टीपू सुल्तान ने। कहाँ, मंगलोर में। हैदर अली ने कभी भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की, उन्होंने कभी भी अपने आप को बादशाह नहीं समझा, लेकिन इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। मैसूर का पहला शासक जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की वो टीपू सुल्तान था। टीपू सिर्फ भारतीय परिस्थितियों में नहीं जीता था, वो वर्ल्ड के हर घटनाओं से भी प्रभावित होता था। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, 1789, इसी का दौर था, वो टीपू का ही कार्यकाल था। इस दौरान उससे भी वो प्रभावित थे। और श्रीरंगपट्टम में उन्होंने, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में आकर ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया श्रीरंगपट्टम में।
स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जैकोबिन क्लब जो फ्रांसीसियों द्वारा बना था उसके वे सदस्य भी बने और अपने को नागरिक टीपू के नाम से पुकारा, क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई एक तरह से लोकतंत्र का दिन आया और लोकतंत्र में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्थान होता है वो नागरिक का होता है, सिटीजन का होता है। इसीलिए टीपू ने भी अपने आप को, टीपू सुल्तान ने भी अपने आप को नागरिक टीपू के नाम से पुकारा था। इसके साथ उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाकया होता है कि वो जब मराठों से लड़ते हैं तो मराठों से क्या करते हैं, वो श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को वो लूट लेते हैं और इसकी मूर्ति को भी वो तोड़ देते हैं, मंदिर को भी विनिष्ट कर देते हैं, मंदिर को भी काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं टीपू सुल्तान, श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को। लेकिन जब पुरोहित जी के द्वारा आग्रह किया जाता है, विनती की जाती है, तो फिर से वो मंदिर के पुनर्निर्माण और मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए धन भी देते हैं। अर्थात वो आवेश में उन्होंने भले ही अटैक कर दिया लेकिन वो धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय देते हैं और उन्होंने फिर हिंदू मंदिर श्रृंगेरी के शारदा मंदिर के निर्माण के लिए धन भी दिया। विदेशों में दूत भेजे, जैसा हम लोग देख चुके हैं, विदेशों में भी दूत भेजे थे। उसने जमींदारी व्यवस्था, टीपू ने जमींदारी व्यवस्था जो थी उसके स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। जमींदारी व्यवस्था जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं कि जमींदारी व्यवस्था क्या होती है और रैयतवाड़ी क्या होती है। अभी हम लोग बस यहाँ पे यही देखना है कि जमींदारी व्यवस्था जो थी उसको हटाकर उन्हें रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता है, यहाँ पे एकार होगा दोस्तों। हाँ, टीपू को सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता है। किसी ने टीपू के बारे में ये कहा है, टीपू सीधा साधा दैत्य है। किसके लिए? जो कि अत्याचारी है, गलत लोगों के लिए। टीपू सीधा साधा दैत्य। शेरे मैसूर, मैसूर में उसकी वीरता इतनी पॉपुलर हुई, उसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। इस सेंटेंस का काफ़ी हम लोग पहले डिस्कशन भी कर चुके हैं और ये काफ़ी फेमस भी उसका सेंटेंस है। गीदड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीवन। ये किसने कहा है? टीपू सुल्तान। इसके साथ ही टीपू सुल्तान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि रॉकेट से युद्ध, रॉकेट का युद्ध में प्रयोग करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? टीपू सुल्तान ही था दोस्तों। तो ये थी टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और सारे जो भी क्लासेस हो रहे हैं इसका PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इससे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख सकते हैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक आए आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और आज जो क्लास लिया गया, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और ये चैनल आपके सेवा में समर्पित है, यहाँ पे कोई आपसे फीस नहीं लिया जाता है, ये बस आपके सपोर्ट के लिए है। UGC नेट JRF सीरियसली स्टूडेंट जो हैं उनके सपोर्ट के लिए चैनल है दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और बिल्कुल अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। एग्ज़ाम फाइटर आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाए और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी जो करा रही है इसे और इस पे 4 और चांद लगाएं और इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनकर उभरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।